Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this lecture of credit creation. सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक इस बात की एबिलिटी रखता है कि वो उससे कई टाइम ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है. सो दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द क्रेडिट, नॉट द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, वो जो प्रोसेस है ना जिससे वो क्या करता है, जो क्रेडिट है उसको क्रिएट करता है मेनी टाइम मोर देन द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. सो वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, आज हम उस लेक्चर को जो है वो समझेंगे. तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक, एंड दैट फंक्शन इज द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन. अब इसमें हमने जो है वो दो तीन चीजें जो है हमें समझनी पड़ेंगी. पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स. क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिनके अंदर एक बैंक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. ठीक है, मतलब ऐसे डिपॉजिट जिनके अंदर एक बैंक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब जो पैसे बैंक से क्रिएट नहीं होते, ऐसे पैसे जो लोग डिपॉजिट करा के जाते हैं बैंक में. मान लो कि मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट कराए. अब उसमें बैंक का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, वो तो मैंने डिपॉजिट कराए. सो वो पैसे जो हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स. सो हम मान लेते हैं कि जो प्राइमरी डिपॉजिट हैं वो क्या है, वो 1000 रुपए के हैं. ओके, इसमें बैंक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैंने बैंक में अपने अकाउंट में 1000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करा दिए. अब क्या होगा, अब बैंक को पता है कि जिस पर्सन ने ये 1000 रुपए डिपॉजिट कराए, इट्स मी, सो वो सारे के सारे पैसे तो वो लेने आएगा नहीं. ठीक, तो बैंक क्या करता है, मेरे लिए कुछ पैसे जो है वो अपने पास रख लेता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द बैंक, उसको पता होता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन ने जितने पैसे डिपॉजिट कराए ना, मैक्सिमम उसका 10% लेने आएगा. तो वो 10% जो है वो अपने पास रिजर्व में रख लेगा, जिसको हम बोलेंगे आर आर. आर आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिजर्व्स. रिक्वायर्ड रिजर्व्स मतलब रिक्वायर्ड क्या होगा, जरूरी. रिजर्व मतलब अपने पास रिजर्व में रखना. तो उसको पता है कि 10% से ज्यादा पैसे लेने नहीं आएगा, तो वो क्या करता है, 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज वो मेरे लिए रख लेगा. तो हम मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, 10% के हैं. ठीक हो गया. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं ई आर. ई आर का मतलब होता है एक्सेस रिजर्व्स. क्या होता है, एक्सेस रिजर्व्स. अब एक्सेस मतलब फालतू. अब बैंक को पता है कि 1000 डिपॉजिट करा के गया है, ज्यादा से ज्यादा उसमें से 10% विड्रॉ करेगा. 10% विड्रॉ करेगा मतलब कितने करेगा, 100 रुपीज. इसका मतलब फालतू कितने हैं, एक्सेस ज्यादा में कितने हैं, 90%. अब 90% कितना हो गया, 900. अब 900 रुपए जो है वो बैंक के पास अवेलेबल है, जिसको वो क्या कर सकता है, लोन दे सकता है. अब यहाँ पे 900 के बैंक ने लोन देने हैं, पर याद रखो हमने एक बात की थी अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर कि बैंक जब भी आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा वो कभी भी आपको कैश में लोन नहीं देता. वो क्या करता है, वो आपके नाम का अकाउंट ओपन करता है. अकाउंट ओपन करके बैंक क्या करेगा, जो भी लोन अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट के अंदर जो है उसको डिपॉजिट करा दिया जाएगा. तो आपको एक चेकबुक दे दी जाएगी, तो आप उससे जो है मनी विड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपने डिमांड लोन्स लिए होंगे तो टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा. अगर आपने कैश क्रेडिट लिया होगा तो विड्रॉल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा. अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली होगी तो उसमें विड्रॉल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोन जो है वो लेना प्रेफर करते हैं. सो इसी चीज से जो है वो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा. एक पॉइंट और होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिससे टोटल क्रेडिट क्रिएट होता है. टोटल क्रेडिट क्रिएट होता है मतलब कि मान लीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपए जो है वो डिपॉजिट में आ गए, तो बैंक ने क्या किया, इसी 1000 से 10,000 के लोन दे दिए. कैसे दे दिए, अभी हम उसको पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं
कि वो प्रोसेस कैसे चलेगा। ठीक है, तो अब आए कितने थे 1000, वो प्राइमरी डिपॉजिट थे। टोटल लोन दिए वो दिए 10,000 के, तो प्राइमरी से कितने ज्यादा दिए 9,000, तो सेकेंडरी डिपॉजिट कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 9,000 रुपीज। ओके, अब ये 9,000 कैसे होगा, आज हम इसी चीज को जो है वो समझने वाले हैं। कैसे समझते हैं, हम उसके लिए टेबल जो है वो बनाएंगे और टेबल की हेल्प से हम इस क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 जो बनेगा वो बनेगा कि यहाँ पे चलो हम प्रोसेस लिख लेते हैं कि प्रोसेस का स्टेज 1। प्रोसेस की स्टेज 1, तो स्टेज 1 में क्या हुआ कि एक पर्सन ने बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट कराया, तो यहाँ पे आ गए प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे आ गए प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट में मान लीजिए कि मैंने बैंक में 1000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करा दिए। अब ये तो मैंने कराए, तो मैं अपना नाम लिख देता हूं बीच में, तो मैंने यानी कि अमित ने बैंक में 1000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करा दिए, तो ये हो गए बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक, अब बैंक ने उसमें से क्या किया, आर क्या हुआ, रिक्वायर्ड रिजर्व्स। हम मान के चल रहे हैं कि जो आर है वो कितनी है, वो 10% है। बैंक ने मेरे लिए 10% जो है वो रख लिया, यानी कि बैंक ने मेरे लिए रख लिए 100 रुपए बीच में से भी। अगर कल को अमित वापस पैसे लेने आ गया तो उसके पास 100 रुपीज हमने रख लिए हैं, तो इसमें से उसको निकाल के दे देंगे। क्या हुआ, अब जो बचा जिसको हमने क्या किया, एक्सेस रिजर्व्स। जो एक्सेस रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 900 रुपीज के। ठीक हो गया, अब एक्सेस रिजर्व्स कितने, 900 के। अब बैंक ने क्या किया, भी उसको पता है 900 तो बेकार पड़े हैं मेरे पास, क्योंकि अमित ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लेने आएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। बैंक ने क्या किया, लोन सैंक्शन किया, लोन सैंक्शनड, तो उसने आगे ये 900 का लोन जो है वो आगे प्रोवाइड करवा दिया। लेट इट बी कि हम मान लेते हैं कि लोन जो लिया वो लिया राजेश ने, तो राजेश ने 900 का लोन जो है वो ले लिया। ठीक, अब क्या हुआ होगा, अब अगर राजेश ने 900 का लोन लिया होगा तो राजेश को ये जो 900 का लोन मिला, अभी उसको कैश तो मिला नहीं होगा। कैश नहीं मिला होगा, बल्कि उसके अकाउंट ओपन होगा और उस अकाउंट के अंदर 900 जो है डिपॉजिट करा दिए, बैंक ने दे दिया 900 उसमें। अब क्या हुआ, अब पहली बात तो ये सोचने वाली है कि राजेश ने 900 का लोन लिया क्यों, उसने 800 का क्यों नहीं लिया, उसने 500 का क्यों नहीं लिया, उसने जो है वो 1500 का क्यों नहीं लिया। बात तो सोचने वाली है। राजेश ने 900 का लोन इसलिए लिया क्योंकि उसको जरूरत जो है वो 900 की थी। अब मान लो वो कहता है कि जरूरत तो 900 की है, तो 1500 का लोन ले लेते हैं, तो 1500 का लोन लेके वो करेगा क्या उस चीज का, बात सोचने वाली है। क्योंकि जितना वो बैंक से लोन लेगा उतना ही उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वो कहता है मुझे जरूरत 900 की है, तो मैं ऐसे फालतू में 1500 का लोन क्यों लूं, तो वो एक्स्ट्रा तो लेगा नहीं। अगर मान लीजिए वो कहता है चल 500 का लोन ले लेते हैं, अब जरूरत ही 900 की है, तो कम से भी काम नहीं चलने वाला, तो वो 900 का लोन जो है वो ले लेता है। हम मान लेते हैं कि जो राजेश है उसने 900 रुपए की पेमेंट करनी है एक अगले पर्सन को जिसका नाम है संजीव। अब राजेश क्या करेगा, अब राजेश ने 900 का लोन लिया, उसके अकाउंट में 900 आ गए, साथ में उसको एक चेकबुक दे दी, बिले भी चेकबुक पकड़ और जिसको पेमेंट करनी है कर। अब राजेश ने संजीव को क्या करना है, 900 की पेमेंट करनी है, तो राजेश ने क्या किया, संजीव के नाम से चेक काटा 900 रुपीस का और संजीव को दे दिया। अब संजीव ने क्या किया, वो चेक लेके बैंक में गया और संजीव ने बोला कि देखो जी राजेश ने मुझे पेमेंट की है 900 की, तो ये मेरे 900 जो है वो आप डिपॉजिट कर लो बैंक में। तो क्या हुआ, अब सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ, 900 रुपए जो है वो फिर से बैंक अकाउंट के अंदर आ गए, किसके, संजीव के। अब यहां पे हम लिख लेते हैं संजीव, ठीक है, क्लियर। अब 900 रुपीज संजीव के अकाउंट में आ गए, आगे। अब बैंक को पता है कि अगर 900 रुपए जो है वो संजीव के अकाउंट में आए तो संजीव सारे तो लेने आएगा नहीं, तो बैंक क्या करता है, इसका 10% किसके लिए रख लेता है, संजीव के लिए।
यानी अब 900 का 10% कितना हो गया 90। भी अगर कल को संजीव वापस लेने आ गया तो ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए लेगा, इससे ज्यादा क्या लेगा। सो बैंक को पता है कि 900 में से 90 इसके लिए रख लेते हैं, तो हमारे पास जो एक्सेस रिजर्व्स हैं वो हैं 810 रुपए के। ठीक, क्योंकि अगर संजीव के अकाउंट में 900 आए हैं, सो बैंक को अब संजीव को 900 का इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक संजीव के लिए 90 रुपए रख लेगा अपने पास, और बाकी 810 जो है उसका लोन प्रोवाइड करवा देगा किसी और पर्सन को। तो ये लोन सैंक्शन कर दिया, तो वो लोन ले लिया। सपोज करो कि अजय ने, तो अजय ने लोन ले लिया 810 का। अब फिर से वही क्वेश्चन उठा, भी अजय ने 810 का लोन क्यों लिया। क्वेश्चन का आंसर फिर वही सेम है, क्योंकि अजय को 810 रुपए की जरूरत थी, तभी उसने 810 का लोन लिया। सो 810 का लोन अजय ने इसलिए लिया क्योंकि उसने एक और पर्सन जिसका नाम है राजन, अब राजन को उसने पेमेंट करनी थी। तो अजय ने क्या किया होगा, अजय के अकाउंट में 810 आए होंगे, क्योंकि जो लोन है वो अजय को भी कैश में नहीं मिलना। इसका भी अकाउंट ओपन होगा, उसके अंदर 810 रुपीज डाल दिए जाएंगे, अजय को एक चेक बुक दे दी जाएगी, और अजय को बोला होगा कि ले भाई चेक से आप किसी को भी पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो अजय ने क्या किया, राजन के नाम पे चेक इशू किया, क्योंकि अजय ने राजन को 810 की पेमेंट करनी थी कि लो जी आप 810 का ये अपना चेक ले लो, और मैंने आपको पेमेंट जो है वो कर दी। हो गया। अब राजन क्या करेगा, वो चेक लेके जाएगा बैंक के अंदर, और बैंक को बोलेगा कि लो जी मैंने अजय से 810 की पेमेंट ली है, ये 810 का चेक लीजिए और मेरे अकाउंट के अंदर इसको डिपॉजिट कर दीजिए। तो थर्ड फेज में क्या हुआ, 810 के फिर से डिपॉजिट आए। अब वो जो डिपॉजिट आए वो किसके अकाउंट में आए, वो आए राजन के अकाउंट में। आगे, अब बैंक को पता है कि अगर राजन के अकाउंट में 810 रुपीज आए हैं तो राजन सारे तो लेने आएगा नहीं। ठीक, तो बैंक क्या करता है, इसके लिए इसका 10% यानी कि 81 रुपीज वो रख लेता है। सो बैंक को लगता है कि 81 इसके लिए रख लिए, तो जो हमारे पास एक्सेस रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 729 रुपीज के एक्सेस रिजर्व्स हैं। तो बैंक क्या करता है, वो जो एक्सेस रिजर्व्स हैं उसका लोन दे देता है किसी और पर्सन को, लेट इट बी उसका नाम है वरिंदर। तो वरिंदर को जो है वो 729 का लोन जो है वो दे दिया। ठीक, अब फिर वही बात कि अब जो वरिंदर को लोन मिलेगा, अब वो कैश में तो मिलेगा नहीं, उसके नाम का भी अकाउंट ओपन होगा, उसके अकाउंट के अंदर भी मनी जो है वो डिपॉजिट करा दी जाएगी, और उसको भी एक चेक बुक दे दी जाएगी कि आप अगर चाहें तो उसमें से आप लोन जो है वो आप आगे किसी को पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो वरिंदर है उसने 729 का लोन क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है कि उसने 729 की किसी को पेमेंट करनी हो। सो हम मान लेते हैं कि जो वीरेंद्र है उसने विवेक को 729 की पेमेंट करनी थी। तो वीरेंद्र ने क्या किया, वीरेंद्र ने विवेक के नाम पे चेक काटा, कितने का 729 का, और उसको बोला लो जी मैंने आपके लिए लोन लिया है, ये आपका चेक पकड़िए और मैंने आपकी पेमेंट कर दी। हो गया। अब वो चेक पहुंच गया विवेक के पास। अब विवेक क्या करेगा, विवेक वही चेक लेके बैंक में जाएगा और बोलेगा कि लो जी मेरे अकाउंट के अंदर ये जो 729 रुपीज है ये आप डिपॉजिट करा दीजिए। अब ये डिपॉजिट हुए किसके अकाउंट में, विवेक के अकाउंट में। हो गए। अब बैंक को फिर पता है कि विवेक जो है वो सारे के सारे पैसे तो लेने आएगा नहीं, तो इसका 10% यानी कि 72 रुपीज एंड 90 पैसा वो क्या करेगा, वो विवेक के लिए रख लेगा, बाकी जो भी एक्सेस रिजर्व्स होंगे उतना आगे किसी को लोन दे देगा, और ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब ये टोटल चलता रहना है। ठीक, अब अगर यहां पे हम टोटल लगाएं, अब इसमें ये जो 1000 थे ये थे प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक, अब यहां पे कुछ और पैसे जो है वो क्रिएट हुए जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब जो वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, वो ये जो लोन सैंक्शन किया गया ये सारे के सारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं। और वो कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से चेक करो 900 900 810 810 729 729।
सो अब अगर हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स का टोटल करें तो ये टोटल जो है वो आपका आएगा 10,000। ठीक है, ये टोटल कितना आएगा 10,000। अब अगर मैं रिक्वायर्ड रिजर्व की बात करूं ये आएगा 1,000, एक्सेस रिजर्व्स होंगे 9,000 के, और जो लोन सैंक्शन होगा वो भी कितना होगा 9,000 का। ठीक, अब आप सोचेंगे कि सर को कैसे पता लग गया भी यहाँ पे 9,000 आना है, यहाँ पे 9,000 आना है, यहाँ पे 1,000 आना है और यहाँ पे 10,000 आना है, मुझे कैसे पता? अब इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आप ये सोचो कि सबसे पहले जो मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए थे वो कितने थे? वो थे 1,000, तो वो हो गए प्राइमरी डिपॉजिट। हो गए। अब मैंने जो आरआर आपको समझाया था, आरआर क्या था? जो बैंक हर उस पर्सन के लिए जिसकी मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट होती है उसके लिए कितने मनी रिजर्व में रखता है, भी अगर वो पर्सन कल को पैसे वापस लेने आ गया तो उसको पेमेंट करेंगे, वो कितना था? वो था 10%। यही था, देख लीजिए 1,000 में से 100 रखे हुए थे, 900 में से 90, 810 में से 81, 729 में से 72 रुपये 90 पैसा, 10% रखा जा रहा है। ठीक, अब इसी आरआर से हम क्या करेंगे, इससे हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है? इट इज 1 अपॉन आरआर, 1 अपॉन आरआर। अब देखो 1 अपॉन आरआर कितनी है? 10%, तो 1 अपॉन 10%, 1 अपॉन 10 बाय 100, 100 बाय 10, तो आंसर कितना आया? 10। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है? 10। इसका मतलब जो आपके टोटल डिपॉजिट होंगे, टोटल डिपॉजिट जो है वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे जितना भी आपका प्राइमरी डिपॉजिट है मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, पीडी मींस प्राइमरी डिपॉजिट इनटू आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो प्राइमरी डिपॉजिट कितने थे? 1,000 के, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है? 10। तो इसका मतलब जो आपके टोटल डिपॉजिट होंगे वो होंगे 10,000 के। तो ये टोटल डिपॉजिट 10,000 के आ गए ना यहाँ पे। अब 10,000 में से आपने रिजर्व में कितने रखने हैं? 1,000, क्योंकि 10,000 आपके टोटल हो गए। 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये आपको अपने पास जो है वो रिजर्व में रखने पड़ेंगे कि जिसने पैसे डिपॉजिट कराए हैं अगर वो कल को लेने आ गया तो उसको हम देने भी पड़ेंगे। तो ये 1,000 आ गया। 10,000 में से 1,000 तो आपको रिजर्व में रखने पड़ेंगे, तो आपके पास एक्सेस में कितने हैं? 9,000। तो एक्सेस रिजर्व्स कितने आ गए? 9,000। और अगर एक बैंक के पास 9,000 रुपये एक्सेस के अंदर हैं तो वो लोन कितने के देगा? 9,000 के। तो लोन सैंक्शन कितना होगा? 9,000 का। सो देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि बैंक के पास इनिशियली 1,000 रुपये आए थे, तो उसने क्या किया, उसने जो लोन प्रोवाइड करवाए वो करा दिए 9,000 के। सो जितने डिपॉजिट आए उससे कई टाइम ज्यादा उसने अपने जो है लोन प्रोवाइड करवा दिए। सो दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो इससे बैंक क्या हुआ? अब सोचो, अब बैंक ने जो इंटरेस्ट पे करना है तो किस पे करना है? मेरे को 1,000 पे करना है, संजीव को 900 पे करना है, राजन को 810 पे करना है, विवेक को 729 पे करना है। सो अगर हम सबको इंटरेस्ट पे करना है तो हम सभी के अमाउंट को जो आगे उसने लोन की फॉर्म में दिया उस पे उतना इंटरेस्ट वो कमाएगा भी। अगर सपोज करो कि हम सबको उसने 10% जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, ठीक, तो वो क्या करता है, जो ये 900 का उसने लोन दिया राजेश को, ये 810 का लोन दिया अजय को, 729 का लोन दिया वरिंदर को, तो उन सभी से मान लो वो 20% गेन करता है। तो 10% का बेनिफिट राजेश से लिया, 10% का अजय से लिया, 10% का वरिंदर से लिया। सो इससे बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यही काम है कमर्शियल बैंक्स का कि वो क्या करते हैं, वो बहुत तरह से अपनी एक्टिविटीज इस तरह से डिजाइन करते हैं सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो यही प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन जो है वो क्या करती है, उनके जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के अंदर उनकी हेल्प करती है। सो ये 3 फंक्शंस जो थे वो क्या थे, वो थे प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक।
मतलब ये मेन फंक्शंस हैं एक बैंक के। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोगों से जो मनी है उसको एक्सेप्ट करते हैं एज डिपॉजिट। नंबर 2 वो क्या करते हैं, लोगों को लोन फैसिलिटी देते हैं बहुत तरह से। और थर्ड वो क्या करते हैं, वो करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। दैट्स क्लियर टू यू। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ अ बैंक, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस। अब सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? देखो बैंक जो है वो अपने प्राइमरी फंक्शंस के अलावा कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी करते हैं। सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की प्राइमरी है। क्योंकि प्राइमरी फंक्शंस तो वो फंक्शंस हैं जिनके बिना आप उस इंस्टीट्यूशन को बैंक बोल ही नहीं सकते। सपोज करो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से मनी एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो बैंक नहीं है। वो लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड करवाता, तो भी बैंक नहीं है। वो क्रेडिट क्रिएट नहीं करता, वो भी बैंक नहीं है। मतलब अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को बैंक बोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एज ए डिपॉजिट। नंबर 2 उसको लोन्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। और नंबर 3 उसको क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ेगा। ये काम तो उसको करने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक। इसके अलावा अब जो बैंक और काम करता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक। अब जो सेकेंडरी फंक्शन है उसके अंदर जो पहला काम बैंक करता है वो क्या है, उसको हम कहते हैं एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी से आप समझ लीजिए कि एजेंट। एजेंट कौन होते हैं, वो आता है ना आमतौर पे भी जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने एजेंट रखे होते हैं, है ना। तो बस वो एजेंट क्या काम करते हैं, वो एजेंट जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पे आगे डीलिंग्स करते हैं, है ना। मान लो एक एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्या करता है, वो जो भी उसकी मेडिकल कंपनी है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या है, वो एमआर जो है वो अपनी कंपनी का एजेंट है, जो आगे जा जाके जो है अपने डॉक्टर्स के पास जाएगा, उनको अपनी मेडिसिन दिखाएगा और उनको बोलेगा कि आप हमारी जो मेडिसिन है आप उसको प्रिस्क्राइब कीजिए। सो दैट पर्सन इज वर्किंग एज अ एजेंट ऑफ द कंपनी। वैसे ही जो बैंक है वो क्या करता है, वो अपने कस्टमर्स के लिए एज एन एजेंट काम करता है। एजेंट मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। अब बैंक जो है वो कौन सी एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली जो एजेंसी सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करवाता है वो है पेमेंट। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। मतलब बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ पे बहुत सारी पेमेंट करता है। मतलब सपोज करो मैं अपनी एग्जांपल ले लूं। अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, ठीक। मान लीजिए कि मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है एलआईसी के अंदर। अब उसका मुझे प्रीमियम भरना होता है, ठीक। अब प्रीमियम भरने के लिए जो अगर मुझे वहां पे जाना पड़ेगा एलआईसी के ऑफिस में। अब उनके टाइमिंग होते हैं 9 to 1, ठीक, या मैक्सिमम 9 to 1:30। अब मुझे वहां पे जाके पेमेंट करनी है जब भी मेरा प्रीमियम का टाइम आएगा उसको भरने का। अब मैं स्कूल में जॉब करता हूं, मेरे स्कूल टाइमिंग्स हैं समर के अंदर 8 to 2 और विंटर के अंदर है 9 to 3:20। अब दोनों ही के रेंज के अंदर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के जो टाइमिंग है वो नहीं आते। मतलब मैं जा ही नहीं सकता अपना प्रीमियम भरने के लिए, क्योंकि अगर मुझे प्रीमियम भरना है तो मुझे स्कूल से जो है वो छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। अब प्रीमियम भरने के लिए मैं स्कूल से छुट्टी क्यों लूँ। मैंने बैंक को ऑथराइज किया कि बैंक जो है वो क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे मेरा प्रीमियम भरेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक में जाके एक टर्म होती है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मैंने बैंक को बोल दिया कि आपको मेरे ना स्टैंडिंग ऑर्डर्स फिक्स कर दो कि जैसे मेरा एक इंश्योरेंस जो है वो उसका प्रीमियम भरना होता है मैंने जुलाई के अंदर, और एक होता है वो भरना होता है मैंने सितंबर के अंदर। तो जुलाई 25th एंड सितंबर 18th, 25th ऑफ जुलाई एंड 18th ऑफ सितंबर को मैंने अपना एलआईसी का प्रीमियम जो है वो भरना होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही 18th ऑफ सितंबर आती है या जैसे ही 25th ऑफ जुलाई आती है, मेरे अकाउंट से जो मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है उससे क्या होता है, मनी डिडक्ट होती है और एलआईसी के अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। मैं कभी गया ही नहीं एलआईसी का प्रीमियम भरने के लिए। अब ये क्या है, बैंक मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है किस चीज की, मेरे एलआईसी के प्रीमियम की। वैसे ही
मान लो मुझे टैक्स पेमेंट करनी है, मान लो मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, तो उसमें क्या होएगा, मैं बैंक में जाके उससे थ्रू जो है मैं चेक काटूंगा बैंक का। तो उसमें क्या होएगा, मान लो मुझे कि टोटल 30,000 की मुझे इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 30,000 का चेक काटूंगा, जाके इनकम टैक्स वालों को मैं रिटर्न के साथ लगा दूंगा, वो अपने आप मेरे बैंक से ले लेंगे, तो बैंक मेरे बिहाफ पे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न दे रहा है। ठीक है, मान लो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा वहां पे जाके मैंने क्या करना है, मैंने वहां पे उनको चेक दे देना है कि लो जी ये मेरे अकाउंट का चेक है, आप ये ले लो, बैंक अपने आप मेरी पेमेंट कर देगा, तो बैंक उसके बिहाफ पे मेरी पेमेंट कर रहा है। सो बैंक आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल भर सकता है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भर सकता है। जैसे मैंने कार लोन लिया, ठीक है, तो कार लोन की मैंने अब हर महीने जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मैंने फिर वही किया, स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे दिए। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या हुआ, एवरी मंथ ऑन अ फिक्स डेट मेरे अकाउंट से मनी डिडक्ट होती है और मेरे लोन अमाउंट के अंदर जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो जाती है, तो मैंने कभी गया ही नहीं भरने के लिए। सो अपने आप ही मेरा लोन जो है वो पूरा हो गया। सो बैंक का पहला काम ये है एज एन एजेंट कि वो क्या करता है, आपके बिहाफ पे बहुत सारी आपकी पेमेंट करने के अंदर आपकी हेल्प करता है। सो दिस इज द फर्स्ट एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक। जैसे वो पेमेंट करता है वैसे वो क्या करता है, वो रिसीप्ट्स भी लेता है, रिसीप्ट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से पेमेंट लेनी है, ठीक, तो मेरे बिहाफ पे बैंक मेरी पेमेंट ले लेगा। जैसे अब जैसे मान लो मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, तो मैंने क्या किया था, चेक इशू किया था ना, वैसे ही वो मुझे चेक दे देगा। ठीक, तो मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है एसबीआई के अंदर, ठीक, मुझे उस पर्सन से जिससे मैंने पेमेंट लेनी थी उसने मुझे चेक दे दिया, लेट इट बी पंजाब नेशनल बैंक का। अब मेरा तो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है नहीं, तो पंजाब नेशनल बैंक वाले मुझे तो पेमेंट करेंगे नहीं। अगर उसने चेक के ऊपर सेल्फ नहीं लिखा, तो उसने नाम लिख दिया अमित जुनेजा। अब अमित जुनेजा का अकाउंट तो है ही नहीं पंजाब नेशनल बैंक में, उसका अकाउंट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो क्या होगा, मैं वो चेक लेके जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब मेरा अकाउंट नहीं है पीएनबी में, तो पीएनबी मुझे पेमेंट नहीं करेगा, वो कहेगा हम तो सिर्फ उसी को पेमेंट करेंगे जिसका अकाउंट है, तो आपका तो अकाउंट ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, एसबीआई मेरी हेल्प करेगा। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाऊंगा, वहां पे जब मैं एंटर करता हूं बैंक में, तो एक बॉक्स लगा होता है, वहां पे लिखा होता है क्लियरिंग। क्या लिखा होता है, क्लियरिंग। सो मैं वो चेक जो है वो क्लियरिंग वाले बॉक्स में डाल दूंगा। अब मान लो शाम को बहुत सारे चेक आ गए, तो क्या होगा, अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अब उसके पास पीएनबी का चेक आ गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, पीएनबी से अपने आप मेरे पैसे लेगा। ठीक है, लेके मेरे अकाउंट में मनी डिपॉजिट हो जाएगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे। ऐसे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है, चेक के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जो आप फंड ट्रांसफर कराते हैं उसके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे जो आपका बैंक है वो आपके बिहाफ पे बहुत सारी जो मनी है वो रिसीव भी करता है। So these are the two functions which are done by the bank as an agent of yours. ठीक है, जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। So meet again. Thank you very much.